आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर इस एकता दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम देश भर में हुए। इनमें सबसे अधिक चर्चा गुजरात की एकता नगर में हुई भव्य परेड की रही। इस परेड में जमीन से लेकर आसमान तक शौर्य और पराक्रम के साथ देश की कला और संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी। परेड के लिए विशेषकर पीएम मोदी एकता नगर पहुंचे। उन्होंने नर्मदा नदी पर मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में आए लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, राष्ट्रीय एकता दिवस का ये महापर्व आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल हुआ, जिसकी एक तस्वीर गुजरात के केवड़िया के एकता नगर से सामने आई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई, जिसके लिए तय वक्त पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शुरू हुई एकता परेड, जिसमें वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने अपने अद्भुत हवाई करतबों से देखने वालों को रोमांचित कर दिया। इन वायुवीरों के एक से बढ़कर एक हवाई करतबों को देख कार्यक्रमों में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई की। एकता नगर में ये कार्यक्रम गणतंत्र दिवस परेड की तर्ज पर आयोजित हुआ, जिसमें सैन्य परेड, सांस्कृतिक परेड और राज्यों की झांकियां देश की एकता और अखंडता का संदेश देती नजर आई। ये विहंगम दृश्य सरदार साहब के चरणों में हमारी उपस्थिति आज हम सब एक महान क्षण के साक्षी बन रहे हैं। देश भर में हो रही एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी, कोटि कोटि भारतीयों का उत्साह हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष के सम्मान में एक स्मृति सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया और इस खास मौके पर वो 562 रियासतों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए किए गए सरदार पटेल के योगदान को याद करना भी नहीं भूले। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा, नया इतिहास बनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश के दूसरे राज्यों में रन फॉर यूनिटी और राष्ट्रीय एकता की शपथ का आयोजन हुआ, जिसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, फतेहाबाद, पणजी, हैदराबाद और श्रीनगर से आई ये तस्वीरें विविधता में एकता का संदेश दे रही हैं, जो हिंदुस्तान की देश की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने केवड़िया से देश की एकता अखंडता को पैदा हो रहे खतरों का उल्लेख करते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से वोट बैंक के लिए घुसपैठ को लेकर आंखें बंद रखी गईं। अब घुसपैठिए देश के संसाधनों, सुरक्षा, एकता के लिए खतरा बन रहे हैं। पीएम मोदी ने घुसपैठियों को देश से निकालने का प्रण लिया। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन की चर्चा की। आज का दिन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अथक प्रयास से लेकर प्राणों की आहुति तक देने वाली दो महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाला रहा। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दिल्ली में शक्ति स्थल पर कांग्रेस के नेता राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान को याद करते हैं। गुजरात के केवड़िया में तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष उत्सव का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल की स्मृति में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एकता की शपथ भी दिलाई।
भावना से ले रहा हूं। इस मौके पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर आसमान से पुष्प वर्षा से लेकर राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा में अप्रतिम योगदान देने वाले सुरक्षा बलों की भूमिका को सराहा जा रहा था। राष्ट्रीय एकता दिवस पर नारी शक्ति के नेतृत्व में तमाम तरह की परेड, झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लेकिन तमाम कार्यक्रमों के बाद जब पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व और आवश्यकताओं पर बोलना शुरू किया तो देश की बड़ी समस्याओं को लेकर पहले की कांग्रेस सरकारों पर हमले किए। साथियों, आज देश की एकता और आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा घुसपैठियों से भी है। वो देशवासियों के संसाधनों पर कब्जा करते रहे, डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ते रहे, देश की एकता दांव पर लगाते रहे। लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रही। वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। दरअसल घुसपैठियों से राष्ट्र की एकता और सुरक्षा को खतरे पर सरकार चिंतित तो है, लेकिन देश में घुसपैठियों की पक्की तादाद और पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। 2016 में सरकार ने बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इससे पहले यूपीए सरकार ने 2004 में कहा था कि देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी हैं। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जबकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार, नेपाल और बाकी आस पड़ोस के बाकी देशों से भी अवैध तरीकों से लोग भारत आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में मौजूद हैं। सरकार घुसपैठियों को देश की एकता और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती है। वैसे भारत में घुसपैठ का मुद्दा पिछले कई चुनावों से सूबे सूबे उठाया जा रहा है, मगर मोदी सरकार के दौर में घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और डिपोर्टेशन के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में बांग्लादेश से 1547, 2024 में 1694 और 2025 अगस्त तक 723 लोग घुसपैठ करते पकड़े गए। 2020 में सरकार ने कहा कि पिछले 3 साल में बांग्लादेश से सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हुई। तब 2017 में बांग्लादेश बॉर्डर पर 1175, 2018 में 1118 और 2019 में 1351 घुसपैठिए पकड़े गए थे। अब मोदी सरकार ने ऐलान किया कि घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। तो कुछ लोग देश हित से ज्यादा अपने स्वार्थ को ऊपर रख रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लगता है कि देश एक बार टूट गया, आगे भी टूटता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर फिर से संकल्प लेना है। हम भारत में रह रहे हर घुसपैठिए को बाहर निकाल करके ही रहेंगे। मोदी सरकार का हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन कब और कैसे शुरू होगा अभी ये तय नहीं, लेकिन जिस तरह बिहार के बाद 12 अन्य राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया शुरू की, उसमें भी घुसपैठिए पकड़ने की कोशिश है, जो कि बिहार में कम से कम कामयाब नहीं हुई। सितंबर महीने में मंजूर हुए डेमोग्राफिक मिशन के बारे में खबर ये है कि इसमें भारत में अवैध घुसपैठ, भारत के अंदर धार्मिक और सामाजिक जीवन पर घुसपैठियों के प्रभाव, घुसपैठियों के कारण जनसंख्या में बदलाव, असामान्य बसावट के पैटर्न और सीमा प्रबंधन पर घुसपैठ के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। दरअसल भारत में विपक्षी दल घुसपैठ के मुद्दे को बहुसंख्यक वोट तुष्टीकरण से जोड़कर देखते रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार इन आंकड़ों के हवाले से ही अब देश में डेमोग्राफी मिशन शुरू करके घुसपैठियों की पहचान, धरपकड़ और देश से निकालने की कार्रवाई करने वाली है। आज तक ब्यूरो।
गुजरात में घुसपैठियों के विरुद्ध पुलिस का एक्शन जारी है। अहमदाबाद में अवैध ढंग से रहने वाली 17 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन सभी महिलाओं के पास से बांग्लादेश के पहचान पत्र बरामद हुए। ये अहमदाबाद में किराए के मकानों में रहती थीं और आसपास ही मजदूरी किया करती थीं। अब सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर सभी महिलाओं को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया जाएगा, जिसके बाद इन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू होगी। आसपास के लोगों को लोकल तरीके से पूछताछ से इंफॉर्मेशन मिला था कि कुछ बांग्लादेश की जो महिलाओं है वो इलीगल एजेंट की तरफ से एंट्री किया हुआ है और यहाँ अलग अलग विस्तार में रह रहे हैं। खास कर कबूतरखाना विस्तार, गुजरात हाउसिंग बोर्ड और चाणक्य अपार्टमेंट और शिव शक्ति अपार्टमेंट के एरिया में। तो इस तरफ से खास कॉम्बिंग की तरह इंफॉर्मेशन गैदर किया गया था। पूछपरछ के हिसाब से 16 पुलिस स्टेशन में उसको इंट्रोगे और नोंद करके अभी जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर में सबको मोकलने वाले हैं और वहाँ से उस पूछताछ के हिसाब जो कोई अगर देश के खिलाफ कोई एंट्री के कुछ एक्टिविटी मिल रही है तो इसी हिसाब से जो कायदे में जोगवाई है वो लीगल प्रोसीजर उसके खिलाफ की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात के दौरे पर इन दोनों नेताओं ने आज किसान महापंचायत को संबोधित किया और बीजेपी के विरुद्ध ताबड़तोड़ जुबानी वार किए। इस किसान महापंचायत में ये भी साफ हो गया कि आने वाले दिनों में किसान अब गुजरात की राजनीति के केंद्र में रहने वाले हैं। भारत माता की जय जवान, जय जवान। किसानों के सच्चे मसीहा, किसानों के भाई, किसानों के बेटे अरविंद केजरीवाल जी। जहाँ भी जुल्म होगा आम आदमी पार्टी वहाँ खड़ेगी। हम यहाँ गुजरात के किसानों का साथ देने के लिए आए हैं। अब बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी एजेंडा अभी से सेट कर दिया है। गुजरात में अब की बार आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस किसानों पर है और किसानों के मुद्दों पर पार्टी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है। इतनी 75 साल में गुजरात में इतनी क्रूर सरकार, इतनी अत्याचारी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार आज तक गुजरात के लोगों ने कभी नहीं देखी है। दोस्तों, किसान क्या मांग रहे हैं? किसान मांग रहे हैं कर्जा प्रथा खत्म होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कर्जा प्रथा खत्म? अरे बीजेपी वालों, तुम तो केंद्र में सरकार बनाई थी, तुमने कहा था हम एमएसपी देंगे। कहां गई तुम्हारी एमएसपी? एमएसपी तो देते नहीं हो। जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में जाता है तो कर्जा प्रथा करके उसको अपना पूरा दाम भी नहीं देते हो। तुम उसके साथ शोषण करते हो, किसान को पूरा दाम नहीं देते हो। किसान कह रहा मेरी कर्जा प्रथा बंद करो। क्या गलत कह रहा है किसान? किसान को उसका हक नहीं दिया जाता। गुजरात में किसानों के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले कुछ समय से एक्शन मोड में है। जगह जगह किसान महापंचायतें की जा रही है। अब इसी मुद्दे को धार देने के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जोड़ी गुजरात पहुंची है। केजरीवाल और भगवंत मान कल सुरेंद्र नगर में किसान महापंचायत में शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले राजकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपना इरादा साफ कर दिया और बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली। और कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है। मैंने एक बार कहा था दोनों पति पत्नी है। कौन पति है कौन पत्नी है ये मुझे नहीं पता। बीजेपी और कांग्रेस वालों के जॉइंट धंधे हैं, बिजनेस करते हैं एक साथ। करते हैं कि नहीं करते? दोनों के बिजनेस चलते हैं एक साथ। कांग्रेस नहीं चाहती कि बीजेपी जाए, कांग्रेस चाहती है बीजेपी रहे, इनके धंधे चलते रहें। ऐसा क्यों होता है कि चेतर वसावा जेल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि परवीन राम जेल जाता है? ऐसा क्यों होता है कि केवल आम आदमी पार्टी वाले जेल, कांग्रेस वाला कभी जेल नहीं जाता? भगवंत मान ने भी किसानों के मुद्दों पर बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। लगे हाथ पंजाब में किसानों के मुआवजे के बहाने पीएम मोदी को भी घेरा। मैं 10 साल हो गए, आज के दिन भी आया था। 31 अक्टूबर 2015 को भी मैं आया था। तब मैं एमपी था, मैं पंजाब से एमपी था।
तब भी किसानों के एक धरने में मैं आया था। 10 साल हो गए, मुझे कुछ भी बदला नजर नहीं आया। आज हम राजकोट से बाई रोड आए हैं, सड़क पे आए हैं। मैंने सड़क में गड्ढे देखे थे, लेकिन गड्ढों में सड़क पहली बार देखते हैं गुजरात में आके। सड़कें नहीं बन रही इनसे, कोई किसानों को फसल का भाव नहीं मिल रहा। अभी बेमौसमी बरसात हो गई, उसका कोई पैसा मुआवजे में नहीं दे रहे। किसान कहां जाएगा? किस्मत पे छोड़ दिया क्या? कि अपनी किस्मत पे छोड़ दिया किसान को? मरो खपो, क्या लेना किसी ने। गुजरात में आम आदमी पार्टी किसानों के लिए लगातार सम्मेलन और महापंचायतें कर रही है। बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही है और अरविंद केजरीवाल को किसानों का मसीहा बता रही है। जो कुछ भी फसल वो उगाता है, जो कुछ भी फसल वो पकाता है, उसका सही दाम नहीं है। किसान जब दाम मांग रहा है मंडियों में जाके, तब वहाँ पुलिस आके डंडों से मार रही है पुलिस को। इन सारी दिक्कतों से किसान जो है आज परेशान है। सरकार में किसान की कोई सुनवाई नहीं है, सरकार किसान को चाहती नहीं है, पसंद नहीं करती, और इसलिए किसानों के सच्चे मसीहा, किसानों के भाई, किसानों के बेटे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब कल यहाँ गुजरात में किसान महापंचायत करने के लिए आ रहे हैं। कल उस जनसभा में किसानों के सारे मुद्दों पे आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेगी, सरकार से अपनी मांग रखेंगे और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आम आदमी पार्टी खड़ी है। आम आदमी पार्टी के अलावा गुजरात में कांग्रेस भी किसानों को अपने पाले में लाने के लिए इसी तरह की सभाएं, सम्मेलन कर रही हैं, जिससे साफ है कि आने वाले दिनों में किसान विपक्ष का सबसे बड़ा सियासी हथियार होगा और किसानों के मुद्दे पर ही सियासी घमासान होगा। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।